डियर फ्रेंड, आज से हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और मैं थोड़ी सी कुछ बातों को आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। ये हम लोगों का ऐसा चैप्टर है कि यहां से इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं बहुत ही डिटेल्स में बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आप लोगों को इस चैप्टर को क्लियर करने वाला हूं। तो मेरी आप लोगों से, सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, चाहे आप लोगों की कोई भी ट्रेड हो, फिटर हो, टर्नर हो या मशीनिस्ट हो, सभी के लिए ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि सभी के लिए ये सेम इंपॉर्टेंस रखता है आप लोगों का ये चैप्टर। चाहे आप डियर फ्रेंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे टेक्निकल के रिगार्डिंग लिमिट फिट टॉलरेंस से आप लोगों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेरा भरोसा मानिए इस बात का, मैं वादा करता हूं ये आप लोगों से, यदि आप मेरी इन सारी वीडियो को, यानी कि लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से जितनी भी क्लासेस होंगी उन क्लासेस को कंप्लीट देखते हो, तो ये मेरा वादा है कि लिमिट फिट टॉलरेंस से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप बिल्कुल करेक्ट आंसर उसका देकर आओगे। बस एक ही शर्त है कि सारी वीडियो को कनेक्ट होकर समझकर देखने की कोशिश करिएगा। किसी भी चीज को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन आप लोगों को फंडामेंटल से ही क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर खत्म होने के बाद में हम लोग इसके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जब आप वहां पर खुद ही देख पाओगे कि एज इट इज आप किस प्रकार आंसर उनका दे पा रहे हो। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाली है, लेकिन आज की ही वीडियो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होने वाली है। रीजन क्या है? क्योंकि आज हम सभी साइजेस टॉलरेंस से परिचित मैं आप लोगों का कराऊंगा। क्या किसकी डेफिनेशन होती है, क्या टॉलरेंस होता है, क्या फंडामेंटल डेविएशन होती है, क्या हमारी लिमिट्स होती हैं। तो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आज की वीडियो से कनेक्ट रहेंगी। यदि आप आज के लेक्चर को ना देखकर आगे वाले लेक्चर को जंप करोगे तो आगे की चीजें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, बिकॉज वो इस लेक्चर से कनेक्टेड रहेंगी। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहली बात आती है किसकी? लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की। तो यहां पर क्या है, जैसा कि आप लोगों को नेम से ही क्लियर हो रहा है, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, यानी कि यहां पर क्या है, एक्चुअल में जब हम कोई असेंबली तैयार करते हैं तो वहां पर हमारा कोई असेंबली में एक पार्ट नहीं होता है, वहां पर हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं आपस में जब हमारी कोई असेंबली बनती है। लाइक दिस, यहां पर समझिएगा, जैसे कि हमारा ये मोबाइल है, इस मोबाइल में हमारे अलग अलग पार्ट है, इसका स्क्रीन अलग है, पीछे की बॉडी अलग है, बैक कवर अलग है। तो इन सभी को हमने क्या किया? असेंबल किया, जब हमारा एक प्रोडक्ट बना जो हमारा मोबाइल है, जो हमारे यूज का है। क्लियर है? अब यहां पर लिमिट फिट एंड टॉलरेंस कहां पर लागू होता है? लिमिट फिट एंड टॉलरेंस कहां लागू होता है? मास प्रोडक्शन में लागू होता है। मास प्रोडक्शन इन द सेंस, आप समझ पा रहे हो, मास प्रोडक्शन क्या है? जब हम एक ही पार्ट को बहुत ज्यादा संख्या में बनाते हैं उसको बोला जाता है मास प्रोडक्शन। सेकंड लाभ यहां पर लिमिट फिट टॉलरेंस का क्या है? इससे हमें इंटरचेंजेबिलिटी मिलती है। इंटरचेंजेबिलिटी को समझने की कोशिश करिएगा। लाइक दिस, समझिए कि ये हमारा माय डियर फ्रेंड एक एडाप्टर है, चार्जर का एडाप्टर है, यहां पर देख सकते हो, और इसकी हमारी कोई डाटा केबल जो हम यहां पर एक्चुअल में लगाते हैं। क्लियर है? अब क्या समझिएगा कि मान के चलिए हमारी डाटा केबल खराब हो जाती है, हमारे पास ये एडाप्टर बचता है, तो हम क्या करेंगे? क्या पूरे चार्जर को हमको नया परचेस करना पड़ेगा? जी नहीं। हम क्या करेंगे? बोलेंगे इस चार्जर का डाटा केबल दीजिए, उस डाटा केबल को लेकर आएंगे, इस चार्जर में लगाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या हुआ? इंटरचेंजेबिलिटी काम आई। इंटरचेंजेबिलिटी इन द सेंस, समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर हमारा कोई भी असेंबली का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उस पूरी असेंबली को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जो पार्ट हम लोगों का खराब हुआ है उस पार्ट को मार्केट में जाकर परचेस करते हैं और उस असेंबली में फिट करते हैं, हमारी असेंबली एज इट इज रेडी हो जाती है। तो समझ पा रहे हो इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या है? जब हमारी कोई असेंबली में कोई पार्ट खराब हो जा रहा है तो हम उस पार्ट को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पर लगा सकते हैं। मोबाइल का स्क्रीन यदि चटक जाता है, हम जाते हैं कि भाई OnePlus का मोबाइल का स्क्रीन दीजिए, वो एज इट इज देगा, आप लोगों की यहां पर मोबाइल में फिट हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से पॉसिबल है।
इसलिए जब हम कोई पार्ट बनाते हैं मैकेनिकल में, वहां पर हर पार्ट को एक स्टैंडर्ड होता है। तो उस स्टैंडर्ड साइज में बनाने से फायदा क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज में बनाने से फायदा यह होता है कि हमको इंटरचेंजेबिलिटी मिल जाती है, लाइक दिस। अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करिएगा, एग्जांपल से समझने की कोशिश करिएगा। मान के चलिए यहां पर 20 मिलीमीटर का हम कोई एक पार्ट बना रहे हैं, जिसकी विड्थ, जैसे कि यहां पर मैं एक फिगर बना देता हूं। मान के चलिए इस टाइप का एक रेक्टेंगल ब्लॉक है और इसकी जो विड्थ है वो हमारी कितनी है? 20 मिलीमीटर है। इसकी लंबाई जो है वो हम लोगों की कितनी है? 50 मिलीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऑपरेटर को बोलेंगे कि भाई यहां पर इसकी जो विड्थ है वो 20 मिलीमीटर रखना है, लंबाई है वो 50 मिलीमीटर रखना है। तो ऑपरेटर बोलेगा सर एज इट इज साइज में, यानी कि एक एक्यूरेट साइज में बनाना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन हमारा ये है, कभी कभी हमारी मशीन गड़बड़ करती है, यानी कि मशीन में वाइब्रेशन होता है, मशीन में प्ले होती है, या ऑपरेटर की इतनी अधिक स्किल नहीं होती है कि वो एक्यूरेट साइज में बना पाए। सेकंड रीजन क्या है भाई? एक पार्ट को एक्यूरेट साइज में बनाना पॉसिबल है, लेकिन हर पार्ट को क्या वो इस एक्यूरेट साइज में दे पाएगा? यदि वो एक्यूरेट साइज में नहीं दे पाएगा तो वहां पर इंटरचेंजेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? मिस्टेक हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन पार्ट के ऊपर, जैसे कि इन डायमेंशन के ऊपर हम क्या देते हैं? कुछ छूट निर्धारित करते हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ठीक है आप 20 मिलीमीटर साइज विड्थ नहीं बना पा रहे हो, मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि यहां पर 20 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.1, यानी कि 20.01, यानी कि 20.10 मिलीमीटर और 19.99 मिलीमीटर। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, अब हमारे ऑपरेटर को दो साइज मिल गए। क्या मिल गए? कि या तो वो 19.99 मिलीमीटर से लेकर 20.10 मिलीमीटर तक इस साइज के बीच में साइज बनाता है, तो हमारा पार्ट क्या है? एक्सेप्टेबल कहलाएगा। तो यहां पर जो हमने छूट दी, एक्चुअल में यहां पर क्या किया, हम लोगों ने एक छूट दी। तो इससे क्या हो गया? सबसे पहला फायदा क्या हो गया? ऑपरेटर को एक रेंज मिल गई कि हमारा जो पार्ट है वो इस रेंज में बनना है। तो थोड़ा बहुत, यानी कि अलग अलग पार्ट में वेरिएशन आएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर है ना? और ये हमारा क्या है? ये स्टैंडर्ड हो गया। इससे हमारी इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल है, हमारा मास प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि हमको एक रेंज मिल गई, ऑपरेटर को सहूलियत हो सकती है। तो काफी सारी चीजें यहां पर मिल जाती हैं। अब जो छूट दी जाती है, यहां पर आप देख रहे हो ये छूट दी जाती है, वह किसके आधार पर दी जाती है? ये जो 20 मिलीमीटर है, ये क्या है हमारा? ये कहलाता है माय डियर फ्रेंड बेसिक साइज। क्लियर है? ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, आगे सारा डिटेल्स में क्लियर करेंगे। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले क्लियर करते हैं मास प्रोडक्शन को। हमारी बात कहां चल रही थी? मास प्रोडक्शन, यानी कि बहु उत्पादन। तो मैंने क्या बोला, जब एक ही तरह के पुर्जों को बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है उसको हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसके लिए हमें क्या, किस किस की बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली बात जो हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है वो होती है डायमेंशनल एक्यूरेसी। क्योंकि हमारा मास प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर हर पार्ट की जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो हमारे पास होना चाहिए। डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश, यानी कि सरफेस फिनिश हम लोगों को मिलनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को ध्यान में रखना होता है वो होती है हमारी इंटरचेंजेबिलिटी, अंतर परिवर्तनीयशीलता। यानी कि हमारा मान के चलिए माय डियर फ्रेंड, ये हम लोगों का बॉक्स है, ये अलग अलग पार्ट हम बना रहे हैं। यानी कि एक ये वाला इसका हमारा ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। समझिएगा, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अब हम ये बहुत संख्या में बना रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमको किन चीजों का ध्यान में रखना है? यदि हम डायमेंशनल एक्यूरेसी को ध्यान में रखेंगे, डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश को ध्यान में रखेंगे, तो जो तीसरी चीज है हमारी क्या, इंटरचेंजेबिलिटी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे? कि भाई मान के चलिए ये बॉक्स है हमारा, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, इजीली चला गया। अब मान के चलिए ये वाला बॉक्स तो हमारे पास है, ये हमारा कोई एक पार्ट है, ये पार्ट है, लेकिन ये पार्ट हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस पार्ट का भी बहु उत्पादन कर रहे हैं। तो हम कोई भी पार्ट को उठाएं और इसमें लगाएं तो इजीली फिट हो जाना चाहिए।
इसी को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि हम पार्ट को इजीली चेंज कर सके बिना असेंबली के रिजेक्ट किए हुए। क्लियर है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहु उत्पादन में विभिन्न ऑपरेटर द्वारा विभिन्न मशीन टूल्स पर विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादन अवयवों के अंतर परिवर्तनीयशील के लाभ मिलता है। इन्हें मिलान पुर्जों के साथ बिना किसी सुधार के संयोजित किया जा सकता है। यह चयनशील संयोजन को कम करता है जिसमें अधिक समय लगता है। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें सारी जो मैंने आपको अभी डिटेल्स में बताया, उसी चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आप लोगों को बताया गया है। अब लिमिट प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि लिमिट प्रणाली का लाभ क्या होता है, आखिर इसका प्रॉफिट क्या होता है हम लोगों को। ऑपरेटर को अनिश्चित कार्य कुशलता, मशीन टूल की दशा, कर्तन औजारों की क्वालिटी, इन सब के कारण, या फिर हम जो मेजरिंग टूल यूज करते हैं उनमें कुछ एरर होता है, उसकी वजह से एग्जैक्ट साइज जो है हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं हर पार्ट का। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लिमिट प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। हमें एक साइज में, डायमेंशन में लिमिट की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई लिमिट की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ती है। अब देखिए यहां पर समझिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लिमिट एवं फिट प्रणालियां, यानी कि हमारी लिमिट ऑफ फिट प्रणाली की बात करें तो जो हमारी अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि मैंने क्या बताया कि भाई इसका एक स्टैंडर्ड होता है, तो यहां पर क्या है, हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें, इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम देखें, तो इसको स्वीकृत करने की, लिमिट फिट प्रणालियों को स्वीकृत करने की कुछ प्रणालियां हैं। तो जैसे कि हमारी बीएस सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम, या फिर लिमिट एवं फिट के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था प्रणाली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। तो ज्यादातर हम यूज किसका करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। कहां पर, इंडिया में। कहां पर, इंडिया में हम किसका यूज करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर वही चीज है कि लिमिट प्रणाली से लाभ क्या है। जैसा कि मैंने बताया, लिमिट प्रणाली क्या है, हम एग्जैक्ट साइज नहीं दे रहे हैं, हम एक लिमिट दे रहे हैं कि इस लिमिट में बनाइए। इसका लाभ क्या है, सबसे पहला लाभ हमें क्या मिलेगा भाई, इंटरचेंजेबिलिटी मिल जाएगी। सेकंड लाभ क्या मिलेगा, उच्च दक्षता प्राप्त ऑपरेटरों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं एक्यूरेट साइज तो नहीं बना पाऊंगा, बट मैं इस लिमिट में दे दूंगा कि भाई आपका 19.99 से कम नहीं होगा, 20.10 से ज्यादा नहीं होगा, दैट्स इट। तो मेरे अंदर इतनी कुशलता है। तो यहां पर क्या बोला गया कि हाई स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। यदि आपके पास इतना स्किल है, हमने एक लिमिट दे दिया आप लोगों को, इस लिमिट में आप पार्ट को बनाकर दे रहे हो, तो आपका पार्ट एक्सेप्टेबल होगा। सेकेंड, यहां पर पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल मापन यंत्रों का प्रयोग जरूरी नहीं होता। अब इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हो, इस चीज को समझ पा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। एक एक पॉइंट पर फोकस करना है यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आएगा ना, ये चैप्टर ऐसा है जब तक आप एक एक पॉइंट को नहीं समझोगे भाई क्वेश्चन मिस हो जाएगा। क्योंकि हर एग्जाम में आप देख रहे हो लिमिट फिट टॉलरेंस से कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हर चीज को मैं रिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप हर चीज को क्लियर हो सको, और एक बार ये चैप्टर क्लियर हो गया हमेशा के लिए आप फ्री हो जाओगे। अब इन्होंने क्या बोला कि कन्वेंशनल मापन यंत्रों का प्रयोग जरूरी नहीं होता, यानी कि समझ पा रहे हो, जो हमारे पारंपरिक मापन यंत्र होते हैं जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, या हमारे जितने भी मेजरिंग टूल हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है जब हमको एक लिमिट मिल जाती है उस कंडीशन में। तो भाई किसकी जरूरत पड़ती है, जब हमको एक लिमिट मिल जाती है वहां पर हम यूज करते हैं गेजेस का, क्योंकि वहां पर हमें एग्जैक्ट साइज पता नहीं करना होता है। वहां पर हम लोगों को यह पता करना होता है कि हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है, यानी कि हमको उस लिमिट का पता लगाना होता है कि मेरा ये पार्ट लिमिट में है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट गेजेस का यूज करते हैं। उससे फायदा क्या होगा सर, उससे फायदा होगा हमारा टाइम की बचत हो गई। सबसे पहले हमारा अकुशल कारीगर जिसको वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर रीड करना ही नहीं आता, वो डायरेक्टली गेज उसमें डालेगा, कोई हॉल है उसमें प्लग गेज डालेगा, हमारा गो साइड जाना चाहिए, नो गो साइड नहीं जाना चाहिए। हाँ भाई गो साइड चला गया, नो गो साइड नहीं जा रहा, सर ये पार्ट एक्सेप्टेबल है। क्लियर है? तो ये चीज समझ आई। तो यहां पर हमको फायदा क्या हुआ लिमिट प्रणाली से, यहां पर माय डियर फ्रेंड लिमिट प्रणाली से हम लोगों को फायदा क्या हुआ, हम लोगों को लिमिट प्रणाली से फायदा हुआ कि पारंपरिक यानी कि हमारे जो कन्वेंशनल
एक्चुअल में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनकी हम लोगों को क्या है जरूरत नहीं पड़ती, उनकी जरूरत हम लोगों को क्या है नहीं पड़ती। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने थोड़ा सा आपकी नींव के ऊपर काम किया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब डियर फ्रेंड, जब हम लोगों को कोई भी पार्ट को बनाने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहली चीज जो पूछा जाता है कि सर इसका साइज क्या है, आखिर इसका साइज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में साइज होता क्या है। डियर फ्रेंड, यदि हम साइज की बात करें, इट इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर यूनिट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यानी कि क्या बोल रहा है साइज के बारे में कि ये हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे कि मान के चलिए ये हम लोगों का क्या एक राउंड जॉब है। ये हम लोगों का क्या एक राउंड जॉब है। और यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर सर मैं लिखता हूं कि डाया 20 मिलीमीटर, और यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 30 मिलीमीटर। तो यहां पर आप लोग क्या बोल रहे हो कि साइज क्या है, साइज के बारे में क्या बोल रहे हैं, इट इज नंबर एक्सप्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर यूनिट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, चाहे वह लेंथ हो चाहे वह डायामीटर हो। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है। तो यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, जैसे कि ये 20 लिखा हुआ है, ये हमारा एक पर्टिकुलर नंबर है जो एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ में लिखा हुआ है मिलीमीटर। यदि हमारे इस नंबर के साथ में कोई यूनिट नहीं होगी तो हम बोल नहीं सकते कि इसका साइज क्या है, क्योंकि यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोगों को पता चलेगा कि इसका साइज क्या है। तो जैसे कि यहां पर लिखा 20 मिलीमीटर, तो हमको पता चल रहा है इसका साइज 20 मिलीमीटर है, 30 मिलीमीटर, इसकी लेंथ 30 मिलीमीटर है। तो यहां तक आप लोगों को यह चीज क्लियर हुई माय डियर फ्रेंड, ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए, अब आगे की कहानी को समझिएगा। अब हम आते हैं किसके अंतर्गत, अब आते हैं हम लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के अंतर्गत। अब सबसे पहली चीज आती है हमारी बेसिक साइज। तो बेसिक साइज क्या होता है, सबसे पहली चीज आती है हम लोगों की क्या, बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या है, इट इज द साइज बेस्ड ऑन विच द डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन। यानी कि समझिएगा कि वह साइज जिसके संदर्भ में साइज की लिमिट निर्धारित की जाती है। सुविधा के लिए, पुर्जे के लिए एक मूल साइज निर्धारित की जाती है तथा दो सीमाएं यानी कि लिमिट में से प्रत्येक को इस साइज से विचलन द्वारा परिभाषित किया जाता है। समझिएगा पूरी चीजों को। बोल क्या रहा है बेसिक साइज के बारे में, वह साइज जिसको संदर्भ मानकर, जिसको क्या मान रहे हैं, जिसको हम रेफरेंस मान रहे हैं, जिसको आधार मान रहे हैं, जिसको रेफरेंस मानकर हमारे साइज में छूट दी जाती है। यदि मैं क्लियरली बोलूं, छूट दी जाती है, वह साइज हमारा बेसिक साइज कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए मैं यहां पर बोलता हूं कि 20 प्लस माइनस 0.1, तो यहां पर क्या हो गया, प्लस माइनस 0.1, ये हम लोगों का क्या है, प्लस माइनस 0.1 क्या है, ये हम लोगों की डेविएशन यानी कि विचलन क्या है माय डियर फ्रेंड, ये हम लोगों का विचलन कहलाएगा, या हम बोल सकते हैं ये हमारी छूट कहलाएगी। अब यहां पर हमें अपर डेविएशन लोअर डेविएशन दिया गया है, यानी कि प्लस माइनस में वैल्यू सेम लिखी है, तो भाई दोनों हमारे लिए क्या है, अपर डेविएशन भी सेम है, लोअर डेविएशन भी सेम है। यदि वो यहां पर लिख देता 20 प्लस 0.2 माइनस 0.1, तो अपर डेविएशन हमको 0.2 दिया गया है, लोअर डेविएशन 0.1 दिया गया है। लेकिन बात किसकी हो रही है, बेसिक साइज की। तो जब हम ये डेविएशन दे रहे हैं, जब हम ये छूट दे रहे हैं, तो किसको आधार माना, किसको रेफरेंस माना, हमने 20 को रेफरेंस माना ना, किसको माना, 20 को रेफरेंस माना। तो यहां पर बेसिक साइज क्या हुआ भाई, बेसिक साइज क्या हुआ, 20 मिलीमीटर हमारा बेसिक साइज हो गया। क्लियर हुआ, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब इन्होंने क्या बोला कि वह साइज जिसके संदर्भ में साइज की लिमिट निर्धारित की जाती है, सुविधा के लिए मूल साइज निर्धारित की जाती है तथा दो सीमाओं में से प्रत्येक को इस साइज से विचलन द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी कि यहां पर दो सीमा मिलेंगी, कौन कौन सी सीमा, अब हमारी बात कर लेते हैं सीमा किसकी बात कर लेते हैं, लिमिट ऑफ साइज की। जैसा कि सीमा शब्द आया, लिमिट शब्द आया, तो लिमिट ऑफ साइज क्या है, किसके बारे में समझ लेते हैं, लिमिट ऑफ साइज के बारे में समझ लेते हैं, लिमिट ऑफ साइज के बारे में समझ लेते हैं। बेसिक साइज आप लोगों को क्लियर हुआ।
अब लिमिट ऑफ साइज की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, लिमिट ऑफ साइज की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर समझिएगा, यहां पर मैं आप लोगों को एक साइज नोट करा रहा हूं, मान के चलिए एक साइज मैं यहां पर नोट करा रहा हूं 30 प्लस 0.02 माइनस 0.01, राइट। ये आप लोगों का आप लोगों का एक पार्ट का साइज दिया है। अब यहां पर आप लोगों से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे एक साइज आप लोगों को यहां पर दिया गया है 30.00 मिलीमीटर। सेकंड आप लोगों को बी जो साइज दिया गया है, वो साइज क्या दिया गया है, वो साइज आप लोगों को दिया गया है 29.98 mm। तीसरा जो साइज दिया गया है आप लोगों को, तीसरा साइज यहां पर दिया गया है 30.30 mm। चौथा साइज जो आप लोगों को दिया गया है वो यहां पर माय डियर फ्रेंड दिया गया है 29.99 mm। अब यहां पर वो क्या पूछता है, ये सारे साइज आप लोगों को दे देगा। यहां पर आप लोगों को एक साइज दे दिया है, ये आप लोगों को क्या दे दिया, एक डायमेंशन दे दी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कई सारे साइज दे देगा। अब यहां से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा साइज हमारा एक्सेप्टेबल है और कौन सा साइज हमारा रिजेक्ट है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देता है आप लोगों को यह देखना होता है कि सर हमारा मैक्सिमम साइज क्या है और मिनिमम साइज क्या है। तो यहां पर क्या देख रहे हो, सबसे पहले इसको देखें तो यहां पर क्या देख रहे हो, 30 हम लोगों का क्या है, 30 की यदि बात करें तो 30 हम लोगों का क्या है सर, बेसिक साइज है। क्या है, बेसिक साइज हम लोगों का कितना है, 30 mm है। क्लियर है। अब हम मैक्सिमम साइज कैसे निकालेंगे, तो अपर डेविएशन क्या है, अपर डेविएशन यहां पर क्या है आप लोगों का 0.02 मिलीमीटर, लोअर डेविएशन यहां पर क्या है माइनस 0.01 मिलीमीटर, राइट। तो हमको अपर डेविएशन कितना दिया है 0.02 मिलीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम साइज। तो मैक्सिमम साइज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम साइज इक्वल टू हम क्या करेंगे, बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन। तो बेसिक साइज कितना है हम लोगों का 30 है, अपर डेविएशन क्या है 0.02 है, तो मैक्सिमम साइज कितना निकला हम लोगों का 30.02 मिलीमीटर, 30.02 मिलीमीटर। मिनिमम साइज हमारा क्या निकलेगा भाई, मिनिमम साइज क्या निकलेगा, यहां पर देखिए बेसिक साइज क्या है हमारा 30 मिलीमीटर है और हमारा लोअर डेविएशन क्या है माइनस 0.01। तो हम 30 में से क्या करेंगे 0.01 को माइनस करेंगे। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड हम लोगों का क्या निकल के आता है, हमारा यहां पर माय डियर फ्रेंड क्या निकल के आता है, यहां पर क्या निकल के आएगा हम लोगों का, यहां पर हम लोगों का साइज क्या निकल के आएगा डियर फ्रेंड, यहां पर हमारा 29.99 मिलीमीटर, राइट। तो अब हमको दो साइज मिल गए, क्या 30.02 मिलीमीटर मिल गया और 19.99 मिलीमीटर मिल गया। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में देखना है कौन से साइज है। सबसे पहला आता है ए ऑप्शन 30 मिलीमीटर, क्या ये एक्सेप्टेबल है, जी हाँ सर एक्सेप्टेबल है, 29.99 से ज्यादा है और 30.02 से कम है, एक्सेप्टेबल साइज। दूसरा साइज है 29.98 मिलीमीटर, सर रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये 99 से हमारा कम हो गया। 3 ऑप्शन है 30.30, सर रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये उससे ज्यादा हो गया। 29.99 मिलीमीटर, क्या ये एक्सेप्टेबल साइज होगा, जी सर बिल्कुल एक्सेप्टेबल साइज होगा, बिकॉज ये हमारे मिनिमम साइज के बराबर है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और डी एक्सेप्टेबल है, बाकी हमारा रिजेक्टेड है। अब यहां पर देखिएगा, अब डियर फ्रेंड लिमिट ऑफ साइज से हमारे दो साइज निकल के आते हैं, जैसा कि हमने बताया कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या है, इट इज द ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज, यानी कि दो लिमिट ऑफ साइज में से जो बड़ा साइज होगा वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कहलाएगा। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या कहलाएगा, जो दो लिमिट ऑफ साइज में से छोटा साइज होगा वो हमारा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो माय डियर फ्रेंड, यहां पर एक टेबल देख पा रहे हो, 20 मिलीमीटर बेसिक साइज है
और 0.08 मिलीमीटर अपर डेविएशन, 0.05 मिलीमीटर लोअर डेविएशन, तो मैक्सिमम साइज इतना हो गया, मिनिमम साइज आप लोगों का इतना हो गया। क्लियर है? तो इस टाइप से यहां पर आप देख सकते हो मैक्सिमम साइज इतना हो गया, मिनिमम साइज आप लोगों का इतना हो गया। तो यहां पर भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, तो इन एग्जांपल के थ्रू यहां पर बोला गया है। अब थोड़ा सा हम आते हैं, एक्चुअल साइज हम लोगों ने समझ लिया था। एक्चुअल साइज क्या था? उत्पादन के पश्चात, यानी कि हम जब उत्पादन करते हैं, कोई पार्ट हमारा कंप्लीट बन जाता है, उसके बाद में जब हम मापते हैं उस पार्ट को, उसका जो साइज निकल के आता है वो एक्चुअल साइज निकल के आता है। तो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैंने ओनली आप लोगों को साइज के बारे में क्लियर किया है। अगली वीडियो में हम लोग डेविएशन के बारे में, टॉलरेंस के बारे में डीपली जाएंगे, बिकॉज ये आप लोगों के लिए एक बेसिक लेक्चर है। आगे के जो लेक्चर होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर जगह पर आप लोगों से डेविएशन के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ही तैयार हो जाइए, पहले से प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सो थैंक